CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में आप देखें तो थोड़ी सी बढ़त है, हालांकि ग्लोबल संकेत आप थोड़े से म्यूटेड साइड पर देखेंगे, लेकिन निफ्टी है बेहद फ्लैट। कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कल मंथली एक्सपायरी भी है। ऐसे में मार्केट टेस्ट में जो नर्वसनेस आ रही है जायज़ है। 12-13 अंकों की मामूली सी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। बैंकिंग स्टॉक्स का हालचाल देख लेते हैं कि क्या आपको देखने को मिलेगा। तो निफ्टी बैंक गिरावट है, ऑलमोस्ट 190 अंक, आधे प्रतिशत से नीचे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि चार्ट आपको बता रहा था कि बैंक निफ्टी है डे स्लो पर। मिड कैप्स की बात करें तो कंपैरेटिव स्ट्रेंथ, रेजिलियंस 210 अंक ऊपर, आधे प्रतिशत से थोड़ी सी कम बढ़त, और स्मॉल कैप्स भी आप देखें तो 60-62 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको नजर आएगी। समझ लेते हैं कि पूरे मार्केट का एक्शन कैसा है। एडवांस और डिक्लाइन आपको बता रहे हैं कि मार्केट में बढ़ने वाले शेयरों की संख्या है ज़्यादा। 2032 स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर बढ़त है, 1173 ऐसे हैं जहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सेक्टर्स को समझा जाए, सबसे पहले देखेंगे इंडिया विक्स, क्योंकि ओवर द वीकेंड काफ़ी हलचल रही है, थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है, कोई चिंता की बात नहीं। कैपिटल मार्केट्स, क्योंकि आज BSE चल रहा है। डिफेंस में गिरावट है, PSU बैंक्स कमज़ोर हो गए, फाइनेंशियल्स कमज़ोर है। निफ्टी बैंक की बात हमने कर ली। मेटल चमक रहे हैं, खासतौर पर सेल 5% की तेज़ी। FMCG पैक में गिरावट, IT ऊपर है, कॉस्पी नीचे है, ऑटो फर्स्ट गियर में चल रहे हैं। इंडिया विक्स की बात कर ली। एनर्जी की बास्केट, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, रियल्टी आधा प्रतिशत ऊपर, और फार्मा स्पेस में भी बिल्कुल फ्लैट एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन सो फार सो गुड, ज़्यादातर स्पेसेस में आप देखें ना तो थोड़ी सी बढ़त के साथ ही कारोबार आपको नजर आएगा। समझा देते हैं कि किस प्रकार से निफ्टी के कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आएगा निफ्टी का डेटा, खास ध्यान दीजिएगा। IT स्टॉक चल रहे हैं, मेटल चल रहा है, और साथ में ऑटो है, ठीक है। वहीं रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और भारतीय एयरटेल ये थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं। समझा जाए बैंक निफ्टी को तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्टॉक हैं, HDFC बैंक 16 अंक और इंडसइंड बैंक 15 अंक। यही 2 हरे निशान में हैं, तेजी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी स्टॉक्स में तकरीबन 250 अंकों का ड्रैग निकल कर आ रहा है। ठीक बात है, हफ्ते की सुस्त शुरुआत और कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इसी से पहले आप देख रहे हैं कि स्लाइट नर्वसनेस आपको मार्केट में नजर आएगी। लेकिन ये हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि कैश के इम्प्लीमेंटेशन के बाद पहली मंथली एक्सपायरी है। मार्केट्स में हलचल खास देखने को मिलेगी, और इन सब की तैयारी कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। करिए शो में स्वागत। सबसे पहले पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे, IDBI कैपिटल के देवेन मेहता और प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी हमारे साथ हैं। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और एक काम करते हैं, सबसे पहले पोर्टफोलियो की तैयारी कर लेते हैं। जो दर्शक हमारे साथ आज नए जुड़े उन्हें बता देता हूं कि इस शो की खास बात यह है कि जो आइडियाज़ आपके साथ इस शो में डिस्कस किए जाते हैं उनको पूरी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ हम परफॉर्मेंस के साथ भी आपको दिखाते हैं। तो हरीश जी, आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताइए कौन सा पहला स्टॉक जोड़ेंगे पोर्टफोलियो में और क्या है इस हफ्ते के लिए खास स्ट्रैटेजी? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल देखा है तो मार्केट ऑलमोस्ट एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है। हमने देखा था कि थर्सडे के दिन एक अच्छा रिकवरी देखने मिला था, उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट्स में फिर से एक बार वही सेम साइडवेज रेंज देखने मिला है। लेकिन अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो स्मॉल और मिड कैप में अभी भी अच्छी तेजी देखने मिल रही है। स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्मॉल और मिड कैप में थोड़ा ज्यादा मूवमेंट देखने मिल सकता है आज की ट्रेडिंग सेशन में भी। और आज के लिए मेरा पहला स्टॉक रहेगा कैम्प्स में। बिल्कुल जैसे हमने देखा है कि आज BSE में थोड़ा मोमेंटम देखने मिल रहा है, उसके साथ कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स में मूवमेंट बिल्कुल देखने मिल रहा है। तो करंट लेवल्स पे कैम्प्स में खरीदने की राय दूंगा। तो टारगेट्स बनेंगे 790 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 740 का। 740 के स्टॉप लॉस, 790 का टारगेट। कैम्स की हो रही है बात, कैपिटल मार्केट्स की थीम का हमने जिक्र किया। BSE में तेजी है, CDSL ऊपर है, तो इसी के चलते यहाँ पर आप नजर रखिएगा। कैम्स ये पहला स्टॉक है। सर आपको ऐड करने हैं 2 और स्टॉक्स, तब तक एक काम करते हैं देवेन जी के पास चलते हैं। देवेन जी नमस्कार, बताइए इस हफ्ते के लिए क्या है खास स्ट्रैटेजी और कौन सा है पहला स्टॉक? जी बिल्कुल। निफ्टी की हम लोग बात करें तो साइडवेज ट्रेड ही देखने मिल रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। तो एक स्टॉक है ब्लू जेट, जो मेरे रडार पे है, 609 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक को हम लोग ऐड करेंगे। 590 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में जो टारगेट है 665 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। तो ब्लू जेट हम लोग ऐड करेंगे करंट लेवल्स पे। ठीक बात है, 655 का है आपका टारगेट, और 665 टारगेट, माफ़ कीजिएगा 10 रुपये कम कर दिए मैंने गलती से। 665 का टारगेट, 590 रुपये का स्टॉप लॉस है। प्रदीप जी, आइडिया आपकी तरफ से पहला, स्ट्रैटेजी क्या खास? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
सो लास्ट वीक जब निफ्टी सेकंड कंसेक्यूटिव वीक था नेगेटिव क्लोज का, स्मॉल कैप इंडेक्स ने नया हाई बनाया और मिड कैप इंडेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी नज़दीक है। तो ब्रॉडर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है। सेक्टरल इंडेक्सेस में ऑटो, मेटल, कैपिटल मार्केट और फार्मा हमको अच्छे लगते हैं। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो मेटल स्पेस में रहेगा और स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। हिंडाल्को में एक ब्रीफ करेक्शन देखा गया पिछले 6-7 सेशन में और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 20 डीएमए का सपोर्ट लेके ये रिबाउंड हुआ है और आज के सेशन में ये अर्ली चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 1055 के आसपास चल रहा है। 1033 के स्टॉप लॉस को लेना चाहिए 1100 के टारगेट के लिए। तो हिंडाल्को रहेगा फर्स्ट। 1100 के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 45 रुपए ऊपर के टारगेट्स हैं। 1033 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। प्रदीप जी, आपकी तरफ से दूसरा आइडिया कौन सा होगा? ऑटो स्पेस की भी हमने बात की, तो इसी स्पेस में से दूसरा पिक रहेगा और स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो। बहुत ही नैरो रेंज में ये करीबन 10 सेशन पे कंसोलिडेट कर रहा था और आज के सेशन में ये एक फ्रेश ब्रेकआउट इसने कंफर्म किया है। 11790 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं 11600 यानी कि 11600 का स्टॉप लॉस रख के 12300 के टारगेट के लिए। 12300 का टारगेट बजाज ऑटो पर। देवेन जी, दूसरा आइडिया आपकी तरफ से? बिल्कुल, एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा स्टॉक है जो रडार पे है। 340 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे ऐड करना रहेगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। नीचे में अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करें तो 330 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो 370 का टारगेट के लिए हम लोग जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को बाय करेंगे। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 370 के टारगेट्स के लिए 340 का भाव, 330 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। हरीश जी, दूसरा आइडिया आपकी तरफ से? आशीष जी, मेरा दूसरा जो स्टॉक है ऑटो के ऊपर रहेगा और जो अगर देखा है तो एथर एनर्जी की स्टॉक है, जहाँ हमने देखा है कि एक लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है और स्टॉक रिसेंटली एक करेक्टिव फेज देखने मिल रहा था और फिर से 20 डे मूविंग एवरेज के पास रिकवरी देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फ्रेश तेजी देखने मिल सकती है एथर एनर्जी में। तो करंटली प्राइस चल रहा है 1475-76 के आसपास। तो यहाँ पे इस लेवल पर खरीदा जा सकता है। टारगेट्स बनेंगी 1580 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1420। 1420 के स्टॉप लॉस के साथ 1580 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1476 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। देवेन जी, तीसरा आइडिया आपकी तरफ से? बिल्कुल, ईआईडी पेरिस स्टॉक है जो रडार पे है। काफी अच्छे वॉल्यूम्स आज के दिन में हमें देखने मिल रहे हैं। 836 837 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ये प्राइस पे हम लोग ऐड करेंगे। नीचे में थोड़ा सा स्टॉप लॉस वाइडर रहेगा 800 रुपीज का। 800 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। इसके टारगेट्स भी बड़े रहेंगे मेरे हिसाब से। ऊपर में अगर हम लोग बात करें तो 970 970 के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो ईआईडी पेरी इस लेवल पे ऐड करेंगे। शुगर स्पेस में खास मिठास है और ईआईडी पेरी एशिया की सबसे पुरानी चीनी मिलोज में से एक है और बेहतरीन पेरेंटेज स्टॉक की जबरदस्त एक्शन है। देखेंगे कैसा मूव आता है। 970 का टारगेट फिलहाल के लिए। अब हरीश जी, आपकी तरफ से तीसरा आइडिया? तीसरा मेरा स्टॉक रहेगा शिल्पा मेडिकेयर। अगर देखा है तो लास्ट एक हफ्ते से कंसोलिडेशन में था नैरो के रेंज में, तो आज क्लियरली एक ब्रेकआउट दिया है। तो करंटली 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है, फिर से शुरुआत हो सकती है। तो 930 के टारगेट्स के लिए खरीदा जा सकता है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 810 का। 810 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर खरीदारी कीजिए। शिल्पा मेडिकेयर स्टॉक जाने ही जाता है कि जिस दिन भी चलेगा बड़ा मूव दे जाएगा। 930 के टारगेट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। प्रदीप जी, तीसरा आइडिया आपकी तरफ से? थर्ड स्टॉक कैपिटल गुड्स स्पेस में से सीमेंस रहेगा। सीमेंस में आज शुरुआती कारोबार में हम काफ़ी बड़ा उछाल देख रहे हैं और वॉल्यूम जो आज के हैं वो 20 डे एवरेज वॉल्यूम से ऑलरेडी ज़्यादा हो चुके हैं और इसने अर्ली चार्ट्स पे फ्रेश ब्रेकआउट भी कंफर्म किया है। 4060 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 3910 के स्टॉप लॉस से इसको लेना चाहिए 4500 के टारगेट के लिए। 4500 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और आप यहाँ पर 3910 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे। कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल्स, इसकी थीम कुछ खास है। इन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है तो फोकस रखिएगा दिग्गज सीमेंट्स के ऊपर। और चलिए, इसी के साथ हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ जोड़ लिए गए हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे होराइजन इंडस्ट्रियल के होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ उर्विश रामबिया से लिस्टिंग को लेकर और आगे क्या है। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे आज की नई लिस्टेड कंपनी होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स के मैनेजमेंट से। कंपनी की फ्लैट एकदम लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग इशू प्राइस के बेहद करीब है
लिस्टिंग और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ उर्विश रामबिया। सर, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और लिस्टिंग तो बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन कंपनी के कारोबार को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं देख भी रहा था कि इंडस्ट्रियल पार्क्स और लॉजिस्टिक्स में आप देखें तो आपकी साइज़ और स्किल के हिसाब से भारत में दूसरा कोई है नहीं। जिस हिसाब के आपकी टोटल एरिया है, असेट्स बेसिस हैं, लेकिन शायद जो रिटेल ट्रेडर्स हैं या रिटेल निवेशक हैं वो ये नहीं समझ पाए कि आपकी ग्रोथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का जो पाथ है वो कैसा देखने को मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट फिलहाल मुझे यही लग रहा है, इसके बारे में बताइए सर, क्या मार्गदर्शन होगा प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर? हाँ जी आशीष जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शो में हमको शरीक करने के लिए। जैसे आपने कहा, ये इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एंड वेयरहाउसिंग कंपनी है आशीष जी। टोटल हमारा आज 10 शहरों में कारोबार है, 61 मिलियन स्क्वायर फीट टोटल हमारा डेवलपमेंट पोटेंशियल है इसमें, जहाँ पे आधा तकरीबन बन चुका है और ऑपरेशनल है। आज तकरीबन 93-94% हमारा ऑक्यूपेंसी है इसमें। एंड आगे जाके 3.5-4 साल में हमारा इंटेंट होगा कि बाकी के जो 30 मिलियन स्क्वायर फीट का जो डेवलपमेंट पोटेंशियल है इसको बनाया जाए। आशीष जी, ये कंपनी हमने कुछ 5 साल पहले शुरू की थी 10 मिलियन स्क्वायर फीट से। ऑलमोस्ट 6 गुना 6x ग्रोथ देखा है हमने इसमें 5 साल में। एंड जैसे आपने कहा कि ये सेक्टर काफ़ी नया है, इसमें टेलविंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंजम्पशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो आगे जाके दोनों मैक्रो ट्रेंड्स और भी ज़्यादा तेज़ होते दिख रहे हैं। तो द पोटेंशियल फॉर द कंपनी इज़ वेरी वेरी वाइड। प्रॉफिटेबिलिटी पे आए आशीष जी, तो लास्ट 4-5 सालों में हम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल थे। 2 कारण थे इसके। एक था ऑब्वियसली हमारा डेट, जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर था, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमारे बुक्स पे। आगे जाके 4,000 करोड़ जैसा हमारा डेट कम होगा आईपीओ और प्री आईपीओ के प्रोसीड से। ऑलमोस्ट 2/3 रिडक्शन इन द बिगेस्ट इंटरेस्ट इन द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन द बुक। और दूसरा जो है कि बुक डिप्रिसिएशन, जो जैसे आपने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट है कि आगे जाके हम कम्युनिकेट करें हमारे इन्वेस्टर्स से। बट ऑलमोस्ट 250 करोड़ का अगर आप बुक पे देखोगे तो आज डिप्रिसिएशन है, जो केवल एक बुक एंट्री है, क्योंकि कैश डिप्रिसिएशन इस बिजनेस में काफ़ी हद तक कम है, क्योंकि नए एसेट्स हैं एक तो, और काफ़ी सिंपल एसेट्स हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए आपको ज़्यादा रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ज़्यादा कैश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर ये 2 चीज़ अगर आप एडजस्ट करें आशीष जी, तो आप देखोगे कि लास्ट 5 सालों में जब से ऑपरेट कर रही है कंपनी, हर एक 5 सालों में हम प्रॉफिटेबल थे। आगे जाके हम पूरा तवज्जो देंगे इस चीज़ को कि आगे जाके हम इन्वेस्टर्स को सही तरीके से हमारा PNL कम्युनिकेट कर पाए। डेट की बात की सर आपने, और आईपीओ की प्रोसीड्स का भी इस्तेमाल डेट रिडक्शन के लिए किया जा रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा हिसाब लगाना चाहूँ तो, क्योंकि डेट का बर्डन काफ़ी ज़्यादा था, घटकर कितना हो जाएगा डेट, और इससे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है इसकी कितनी सेविंग्स होगी? आशीष जी, डेट है ना, इन द पास्ट अगर आप देखें तो हमने इक्विटी और डेट दोनों इस्तेमाल करा था। ये बिजनेस को 5 साल में रैंप अप करने के लिए ऑलमोस्ट पैन इंडिया बिजनेस बना लिया है हमने। 10 शहरों में एज ए सेट कारोबार है आज हमारा। इसको रैंप अप करने के लिए इतने छोटे समय में कैपिटल की ऑब्वियसली आवश्यकता थी, तो हमने डेट और इक्विटी दोनों यूज़ करा। डेट हमारे बिजनेस में काफ़ी इक्विटी शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन के नज़रिए से अगर आप देखें तो काफ़ी एक्रीटिव रहता है। बट आगे जाके एज यू सेड, आज हमारे पास तकरीबन 6,700-6,800 करोड़ का टोटल नेट डेट है। आगे जाके 4,000 करोड़ रुपए इनमें से हम कम करेंगे, जो 2,600 करोड़ जो आईपीओ से आता है, और 1,650 करोड़ रुपए जो हमने प्री आईपीओ में जो रेस किया था दिसंबर में। दोनों प्राइमरी थे, 100% ग्रोथ कैपिटल था, 100% प्रोसीड्स इन द कंपनी। ब्लैकस्टोन डजंट सेल इवन अ सिंगल शेयर इस आईपीओ में और प्री आईपीओ में। तो आगे जाके एज सेड ऑलमोस्ट 2/3 रिडक्शन देखोगे आप डेट में, और ये सारा ग्रोथ कैपिटल है, जिसका इंटेंट होगा कि फ्री कैश फ्लो, इंटरनल अक्रूवल्स और जो हमारे पास ग्रोथ हेडरूम जब बन जाएगा ये डेट पे डाउन करने के बाद, दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे इस नेटवर्क को और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए सर। ठीक बात है, डेट रिडक्शन तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और ब्याज खर्च में भी सेविंग्स देखने को मिलेगी। लेकिन एक आइडिया लेना चाहूँ तो अभी फ़िलहाल के लिए आपका इंटरेस्ट कॉस्ट क्या परसेंटेज का राउंड होगा सर? थोड़ा सा 8% के आसपास है सर, 8-8.5% के आसपास। तो अगर आप 4,000 करोड़ इंटू 8% करेंगे तो बस 300-320 करोड़ रुपए का आपको इसमें रिडक्शन मिलेगा, जो ऑब्वियसली इंटरनल अक्रूवल्स आपका बढ़ाता है। और जो तकरीबन 250-250 करोड़ का जो बुक डिप्रिसिएशन है, राइट, जो कैश डिप्रिसिएशन जैसा मैंने कहा काफ़ी हद तक कम है, तो वो दोनों को अगर आप मिला लें
तो आप हिसाब कर पाओगे कि कैश पैट और ऑपरेटिंग कैश फ्लो आगे जाके किस तेज़ी से बढ़ेगा सर। अच्छा, बात कही आपने ऑक्यूपेंसीज की शुरुआत में और 93-94% के आसपास की आपने ऑक्यूपेंसीज बताई हैं, लेकिन ये रेंटल यील्ड अब तक प्रीवियसली कैसी देखने को मिली है? अभी फिलहाल क्या स्थिति है और क्या गुंजाइश है कि ये जो यील्ड है आपकी ये थोड़ी सी और बेहतर होगी यहाँ से? हाँ जी सर, आगे जाके जैसे आपने कहा था प्रोडक्ट मिक्स भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। पास्ट में हमने वेयरहाउसिंग से ये बिज़नेस शुरू किया था, जहाँ हम बड़े बड़े 3PLs ई-कॉमर्स कंपनीज के लिए वेयरहाउसेस बनाते थे। पिछले 2-3 सालों में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रेंड बढ़ा है, जैसा आपने देखा है, आपने कवर भी काफ़ी सुंदर तरीके से किया है CNBC में पिछले 2-3 साल से। इस ट्रेंड के कारण प्रोडक्ट मिक्स में भी काफ़ी हद तक अंतर आया। हमारा काफ़ी डिवर्सिफिकेशन हुआ कस्टमर बेस पे। आज हमारे पास तकरीबन 120 कस्टमर्स हैं। आधा रेवेन्यू वेयरहाउसिंग और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ से आता है। एंड आगे जाके इन सिटी पर भी काफ़ी हद तक हम फोकस करेंगे। जस्ट टू रिमाइंड आपके दर्शकों को, हमारे पास पूरे देश का सबसे बड़ा इन सिटी प्लेटफॉर्म है इस कंपनी में। 17 एसेट लेकर आ रहे हैं हम 7 शहरों में। ये सारा कंस्ट्रक्शन अगले 18 महीने 24 महीनों में कंक्लूड होगा। तो इसका जो सारा बेनिफिट है वो आगे आके 8 से 10 क्वार्टरों में कंपनी को देखने मिलेगा। अच्छा, क्योंकि सर अब लिस्टिंग हो गई है तो खुल के हम आउटलुक के ऊपर भी बात कर सकते हैं। एबिटा लेवल तक तो कहीं दिक्कत थी नहीं, बाकी जो भी प्रॉब्लम थी वो डेट की लेकर थी और वो भी आप बता रहे कि एड्रेस हो जाएगी। लेकिन अगर एक आउटलुक आपके निवेशकों को जिन्होंने आपके IPO में पैसा लगाया है, FY 28 तक का अगर हिसाब लगाना है तो क्या एबिटा आप टारगेट कर रहे हैं? सर, अगर आपने EBITDA ग्रोथ देखा होगा पास 2 सालों का, ऑलमोस्ट 36% कैगर का EBITDA ग्रोथ किया है हमने। एंड आगे जाके टोटल डेवलपमेंट और लीजिंग थ्रूपुट में तो मुझे पास से अगर कंपेयर करूं तो डेवलपमेंट एंड लीजिंग थ्रूपुट तो बढ़ता ही दिख रहा है। तो आई थिंक हमारा पूरा ये रहेगा, एफर्ट रहेगा कि इसी तरीके का ग्रोथ हम आगे भी कंटिन्यू रखें सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और बेस्ट विशेस हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से बात करने के लिए। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर। हरीश जी के पोर्टफोलियो में शिल्पा मेडिकेयर, एथर एनर्जी और कैम्स है। 3 स्टॉक्स हैं, ठीक ठाक, मतलब कुछ खास नहीं। जितना गिरावट है उतनी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देवेन मेहता के पोर्टफोलियो में देखें तो EID पेरी कमाल कर रहा है, डेज हाई पर 1% से ज़्यादा बड़ा मूव है। ब्लू जेट भी थोड़ा सा ऊपर आया। JSW इंफ्रा बिल्कुल भाव के करीब चल रहा है। और देख लेते हैं कि प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है। बजाज ऑटो स्लाइड ऊपर, सीमेंस थोड़ा सा ऊपर, हिंडाल्को थोड़ा सा नीचे है। स्टॉक्स के आइडियाज़ अभी ही आपके साथ शेयर किए हैं। टूवर्ड्स द वीक क्लोजिंग के समय हमें और थोड़ा सा बेहतर अंदाज़ा लग जाएगा। अभी तक फिलहाल के लिए इंटरिम बेसिस पर देखें तो देवेन जी 1.34% के गेंस के साथ आगे चल रहे हैं। बाकी प्रदीप जी और हरीश जी के पोर्टफोलियो में बिल्कुल फ्लैट एक्शन यहाँ पर अभी तक देखने को मिल रहा है। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का धन्यवाद और बेस्ट विशेस इस पूरे हफ्ते के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।